और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मरकजी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन को मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। केजरीवाल ने जराये के हवाले से बताया कि मरकजी हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कामयाब नहीं होने दे, हालांकि ऐसा नहीं होगा और मरकजी हुकूमत जिस तरह की कार्रवाई चाहे करे, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि पंजाब में सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है, तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी। उसका हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ये सारी बाधाएं आती हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर सकती हैं। क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। और वहीं सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि पंजाब इंतखाबात के मद्देनजर हुकूमत कोई भी कदम उठा सकती है। मरकजी जांच एजेंसियों का वो इस्तकबाल करेंगे। स्वागत है उनका, वेलकम है, जब मर्जी आए। आजकल मैं पंजाब में हूँ, पंजाब के इलेक्शन है, हो सकता है इलेक्शन की वजह से ऐसा कोई प्लान हो। पीछे तो नहीं हटेंगे, इलेक्शन में हम पूरी जम के लड़ेंगे। पंजाब के अंदर इस बार हम जरूर जीतेंगे। और अगर उनका जो भी मन है, पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए दरवाजे मुहिम चल रही है और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करना जरूरी है। लेकिन कानपुर में आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मुहिम के दौरान पुलिस ने मॉडल ज़ाब्ते अखलाक का मुकदमा दर्ज कर लिया। आर्यनगर असेंबली के उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया कि इनके कारकुनान और ख्वातीन कारकुनान 4 अफराद की तादाद में थे, लेकिन पुलिस ने इनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के आर्यनगर विधानसभा में जब आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी फील खाना थाना में 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। ये बात करते हैं, हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, अनुज शुक्ला जी, आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, क्या पूरा मामला था, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मामला तो साफ है कि प्रशासन पार्टियों के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। प्रशासन किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम कर रहा है। हो सकता है उनको लग रहा हो कि वो पार्टी सत्ता से या अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आ रही है, इसलिए दबाव में लेने काम कर रहा है। देखिए, वहाँ पे 2 घटनाएं हुई और दोनों घटनाएं अलग अलग थी। पहली घटना थी कि हमारी माता और बहनें कार्यकर्ता जो संख्या में 3 थी और एक भाई के साथ जो टोटल संख्या में 4 थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग और पैम्पलेट बांट रहे थे, जो कि चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता है। कोविड नियम का पालन करते हुए रिकॉर्डिंग भी हुई। वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब पहुँचते हैं और उनको दबाव में लेने की बात कहते हैं कि आपके पास परमिशन है। अपराधियों की तरह खींचकर वो थाने ले आते हैं।
थाने में मुंशियाने में करीबन 1.5 घंटा उनको बंद रखा जाता है। हमको जब इस बात की सूचना होती है तो आप मुझे बताइए कौन सा वो भाई और बेटा होगा जो अपनी माताओं बहनों के लिए अब बोलने नहीं जाएगा। हमको जैसे ही मालूम पड़ा कि हमारी बहनों को और माताओं को वहाँ पे बंद कर दिया गया है, हम दौड़ के पहुँचे, आवाज़ लगाई, पूछा कि आप इनको क्यों लाए, किस अपराध में लाए हैं। जब हमने पूछा तब हम पे मुकदमा लिखा गया। अगर आप अपने ना उनसे बदतमीजी करते तो हमको थाने में जाकर आपसे पूछने की क्या जरूरत पड़ती। जिस तरह से आपने देखा कि अनुज जी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया, एक अपराधी की तरह बर्ताव किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। वाकई में आदर्श आचार संहिता का अगर उल्लंघन हुआ है तो केवल मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी डरे हुए हैं और प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ऐसा इनका आरोप है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ बिष्ट ने आज डोर टू डोर इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगा। डोर टू डोर मुहिम में शिरकत के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। हमारे समय में कोरोना है लेकिन कर्फ्यू नहीं लगता है, जनजीवन सामान्य है। थर्ड वेव चल रही है ना दुनिया में, अमेरिका में लॉकडाउन है, यूरोप में लॉकडाउन है, चीन में लॉकडाउन है, लेकिन यहां पे हमने किसी चीज को नहीं रोका। रात्रि का कर्फ्यू थोड़ा लगाया है, लेकिन दिन में किसी के आवागमन को नहीं रोका है। बच्चों के स्कूल कॉलेज इसलिए रोके, शीतलहरी भी है और टीकाकरण के कार्यक्रम को 100% लक्ष्य से प्राप्त किया जा सके, इसलिए इन कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया है। जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम कोरोना कालखंड में कितना बेहतरीन हुआ। 160 करोड़ लोगों को कोरोना को डोज भारत ने दे दिया है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बना हुआ कोविड टीका दुनिया का सबसे प्रभावी टीकों में से है। दुनिया में उसकी सबसे अधिक डिमांड है और उत्तर प्रदेश में आज हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज, यानी ये है कोरोना मॉडल। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबके विकास का नारा। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही अहम खबर जो सीधे तौर पर जुड़ी है नौजवानों से, रोजगार से। उत्तर प्रदेश टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के इम्तहानात के दौरान सैकड़ों तलबा का मुख्तलिफ सेंटर्स पर एहतजाज देखने को मिला। तलबा ने बदनज़मी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इंतजामिया ने अपनी गलती की वजह से सैकड़ों तलबा को इम्तहान से महरूम रखा। सवाल सिर्फ एक नहीं है सर, सवाल कई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, समय से पहले आए हैं, कोविड 19 की वजह से आप लोग एंट्री दे रहे हैं। फिर भी एंट्री नहीं। आपके विद्यालय में 3 गेट है, 3 गेट से एंट्री कराते बच्चों को जल्दी एंट्री मिल सकती थी। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके बाकी किसी से एंट्री नहीं होगी तो हम क्या माने इस बात के लिए? आपका क्या इशू था, क्योंकि किस वजह से आपको नहीं पाया? मैम सिर्फ गजेट ऑफिसर के चक्कर में सभी लोगों का मेरा कॉलेज इलाहाबाद में मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास सेकंड सेमेस्टर का था, मैंने 4th सेमेस्टर का करा लिया उसको दिखाकर। ये लोगों इनका इशू है कि अपने स्कूल के प्रचार से कराइएगा। रजिस्टर्ड ऑफिसर की बात कर रहा हूं। मैं 8 बजे से आके गेट के बाहर बैठी थी और गेट के बाहर सब लोग खड़े थे, एंट्री कर रहे थे। मैं सोची अभी सब लोग, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं और एंट्री कर रहे हैं, मैं भी अभी जाती हूँ। जब तक मैं गेट के पास गई और तब तक ये लोग गेट बंद कर दिए सर। मैं 9:30 से पहले ही वहाँ पहुँची थी गेट के बाहर। हंगामा कर रहे हैं गेट के बाहर, क्या कर रहे हैं? ये हंगामा करने का कारण हमारा ये कि हम लोग यूपी टेट के परीक्षा देने आए थे यहाँ पर और हमने पिछले 2 महीने पहले भी एग्जाम देने आए थे, वो हमारी कैंसिल हो गई थी। हम दोबारा देने आए हैं। इन लोगों ने क्या करा कि ये लोग जो हैं, एक तो इन्होंने समय से गेट पहले बंद कर दिया, 9:20 के लगभग इन्होंने गेट बंद कर दिया और कोरोना के कारण 2 घंटे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे। हम 7:30 पौने 8 बजे यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हमने लाइन लगाई। जब हम अपनी लाइन के पास पहुंचे तो इन्होंने ये हवाला देने लगे कि आपका जो अंक पत्र है वो अटेस्टेड जो है स्कूल से होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने सारे स्कूल बंद कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। और स्कूल वालों ने कहा कि आप किसी भी जो है अधिकारी, सक्षम अधिकारी से जाकर अपना अटेस्ट करा सकते हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ और दिखा दो।
ठीक है, अब जब भी कोई अधिकारी अटेस्ट करेगा वो ओरिजिनल देखेगा और इस कारण इन्होंने हमें तो परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। यहाँ पे अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है, ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा दिक्कत करोगे हम आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, एक दूसरी बात, ये लोग हम लोग यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। सपोज हाँ, हमारे पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है और हमारे पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट है। सिर्फ इन लोगों का मोटिव ये होता है कि ये लोग जो है किसी गलत व्यक्ति एंट्री ना कर जाए, इसीलिए ये देख रहे हैं। तो आधार कार्ड चेक कर लो, मार्कशीट चेक कर लो, रोल नंबर चेक कर लो, जो ओरिजिनल लेके उसे चेक कर लो। एक चीज नहीं होती है भाई, जब हम वोट डालने के लिए सरकार मेरा अटेस्टेड था, सर्टिफिकेट अटेस्टेड था, मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड सब कुछ था। एंट्री नहीं करा इन्होंने, बस ये बोल रहे हैं कि जाओ प्राचार्य से साइन करा के लाओ। और प्राचार्य मेरा इलाहाबाद में कॉलेज है, मैं कैसे जाऊँ साइन करा के लाओ? आप बताओ। मेरे पास और अगर इन्हें चेक करना, ये चेक कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट गलत तो कोई गजेटेड ऑफिसर ऐसे ही थोड़ी ना साइन कर देगा। हाँ, उन लोगों ने कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं एंट्री करा सकते, हमें यही ऑर्डर है। नहीं, एंट्री नहीं हुई क्योंकि सर्टिफिकेट पे मेरा अटेस्ट नहीं था और ओरिजिनल मैं लाई नहीं थी। अब 50 होंगे, हर सेंटर पे होंगे सर, मेरे जैसे बहुत होंगे। समस्याएं तो हैं, लेकिन अब गलती तो हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन इनके पास कुछ विकल्प रखना चाहिए था ना। इसके पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें मेरा जो है ओरिजिनल मैं लेकर गई थी और मेरा खो गया था। 4 दिन बाद बहुत मुश्किल से मिला, इसलिए मैं लाई नहीं। और गलती ये हुआ कि मैंने अटेस्ट करवाया नहीं था। और यहाँ पर ये लोग जो है, अब बताइए, आज संडे है, सारे ऑफिस बंद हैं, मैं कहाँ अटेस्ट करा कर लाऊँ? सीट है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का डीएलएड का है, लेकिन उस पर अटेम्प्ट नहीं है। ओरिजिनल मार्कशीट मेरा स्कूल में है, इसलिए ये लोग पेपर हमको अंदर गए थे, मतलब अपने रूम तक गए थे, लेकिन वहाँ से हम निकाले गए हैं सर। यहाँ वाले बोले चलो अच्छा हाई स्कूल का है, हो जाएगा। वो एक ओरिजिनल है, कई 2-3 लोग बोले। उसके बाद वहाँ हम गए, वहाँ से मैम निकाल दी, फिर आए, ते लोग बोले बाहर चलो, नहीं हो पाएगा। सर मेरे पास कुछ तो प्रूफ है ना सर। पिछली बार कैंसिल हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं था कि ओरिजिनल ये चाहिए वो चाहिए। पिछली बार मेरे पास ये सब था, वही हम लेकर चले आए थे। हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि ओरिजिनल चाहिए। मेरे पास अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का है मेरे पास। और नाज़रीन, एक बार फिर वापस आ रही है हिस्ट्री टीवी 18 के रुझानात तय करने वाले असल हकीकत पर मबनी एंटरटेनमेंट सीरीज, जहां आप देखेंगे मुतासिर करने वाली, हैरानकुन और हिंदुस्तान के अलग अलग गोशों से वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं देखी। OMG मेरा इंडिया सीजन 8 का प्रीमियर इस स्पीड 24 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है। इस नए सीजन की एक झलक। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक चलता जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुंबई मीरा रोड ईस्ट के पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में वाक़ दारुश शरीफ बराए कब्रिस्तान को सीमेंट ब्लॉक और RCC की मदद से बेहतर बनाया गया है।
कांग्रेस कॉरपोरेटर अशरफ शेख ने अपने कॉरपोरेटर फंड का इस्तेमाल करते हुए कब्रिस्तान को नए सिरे से सजाया है। म्युनिसिपल सर्वेंट अशरफ शेख ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि दारुल शरीफ का कब्रिस्तान मुसलमानों की आखिरी रसूमात के लिए वाहिद कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के लिए कब्र खोदी जाती थी तो थोड़ी सी खुदाई के बाद जमीन से पानी निकलता था। यही नहीं बल्कि काफी परेशानी भी होती थी, जिसके बाद कब्रिस्तान को नए सिरे से सजा दिया गया। हमारे पास पिछले साल कोविड के वक्त के अंदर काफी कब्रें काफी मैयत आया करती थी, जिसके चलते ये 15 से 20 रोज के रोज आया करते थे, जिसके चलते हमको काफी परेशानी होती थी। और 6 फुट जब हम खोदते थे तो कोस्टल एरिया के होने की वजह से नीचे से अवशेष निकलते थे और नीचे से पानी निकलता था, जिसके चलते लोगों की भावना आहत होती थी। हमने ये बात हमारे लीडर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब के सामने रखी। उन्होंने कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मिलकर, स्पेशली म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे दिलीप ढोले साहब, पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते साहब, उनके सामने ये बात को रखा। दाते साहब ने इनफैक्ट सजेस्ट किया कि क्यों ना आप इसको एलिवेट कर देते। इस एलिवेशन के जरिए क्या हुआ है कि हमने ये आधा कब्रिस्तान पूरा एलिवेटेड हो चुका है। इससे ये हुआ है कि नीचे 6 फुट पहले ही मट्टी थी, उसके बाद में आपने देखा होगा 3.5-4 फुट हमने ये ऊपर बना दिया है। अब ये पूरा के पूरा जो है इसके अंदर जब हम दफनाते हैं तो ना हमको अवशेष मिलते हैं ना हमको पानी मिलता है, जिससे काफी फायदा हुआ है। पहले से तो अभी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्योंकि पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी बरसात में आने में, कभी मिट्टी निकल जाता था, बरसात में मिट्टी देने में पानी निकल जाता था। तो अभी पहले से बहुत अच्छा है, लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत अभी पहले से बहुत अच्छा सहूलियत है माशाल्लाह। अभी लोग बहुत खुश है माशाल्लाह। मेरे को आज 22 साल हो गए यहाँ पे आएंगे और दिन पे दिन यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सुधार हो रहा है और आज बहुत बेहतर होगा कब्रिस्तान यहाँ पे। और जो भी है जो बेहतर करे अल्लाह उनको बहुत अच्छा कामयाबी दे, बहुत कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा बनाने की। मुल्क में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,33,000 से जायद नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 2,59,000 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। 16% इजाफे के साथ कोरोना की रफ्तार तेज है। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, लेकिन चंद दिनों के अंदर कोरोना अपनी पूरी रफ्तार के साथ फैल रहा है। लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू का खतरा फायदा नहीं दिख रहा। ये बात सही है, अभी केवल उन लोगों में सीमित नहीं है जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, और इसका जो एविडेंस है वो हमें इस चीज से मिल रहा है कि एक तो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से राइज कर रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट में ही देखा गया है जो इतनी जल्दी राइज करते हैं। ये एक माइल्डर इलनेस भी पाई जा रही है, 3 से 5 दिन में लोग यूजुअली रिकवर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट, जिसमें लोगों को लंबी लंबी बीमारी दे रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं है। और ऑल्सो कि जो लोग कभी घर से बाहर भी नहीं निकले उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे कई ऐसे मरीज हैं जो कहते हैं कि हमारा तो किसी के साथ संपर्क भी नहीं हुआ है, फिर भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये ज़्यादा कम्युनिटी में आ चुका है। अब ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को ही सीमित नहीं है, और हो सकता है ये ऐसी एक स्टेज बन जाए जब वो एंडेमिक ही हो जाए बिल्कुल, जिसमें हम इसको एक साधारण कोल्ड के जैसे ट्रीट करने लगे और प्रॉब्ली आते हुए समय में ये बिल्कुल ही नॉन सीरियस वेरिएंट बन जाए। आगे बढ़ते हैं। पूंछ के बर्फीले इलाके में फौज को जदीद अशिया FRP फराहम किए गए हैं। जवानों का कहना है कि जदीद तकनीक से तैयारशुदा FRP बर्फीली ठंड में काफ़ी आराम पहुंचाती है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर की बेशतर सरहदें बुलंद पहाड़ों पर हैं, जहां भारी बर्फबारी के साथ साथ दर्जे हरारत मनफी ही रहता है। ऐसे मुश्किल हालात में सरहद पर तैनात फौजी जवानों को जदीद आलात, हथियार और अशिया काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जवानों का कहना है कि शदीद सर्दी में भी FRP अशिया बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं और इन्हें सरहद की हिफाजत के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखने में आसानी होती है। ये FRP जो यहाँ बनी है इस इलाके में, इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम अभी हमारा पोस्ट काफ़ी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो काफ़ी ऊंचाई और हाइट में यह पोस्ट है, तो यहाँ लगातार 5 से 6 फीट बर्फ पड़ती रहती है। तो इस FRP का शेप भी इस प्रकार बना है, V शेप बना हुआ है, इसके ऊपर बर्फ टिकती नहीं है। दूसरी बात, जब हम ठंडे से पेट्रोल से या ड्यूटी से आते हैं, अपना हमारा ये रेस्ट एरिया है, इसके अंदर हम कोई भी कैरोहीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये FRP एकदम गर्म हो जाती हैं, जिसका हमें अपने टेम्परेचर को चेंज करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। जैसे पहले बंकर थे उन पर बर्फ पड़ती थी, उठानी पड़ती थी जी। पहले के टाइम पे जो बंकर्स होते थे तो उनके ऊपर बर्फ टिकने के भी काफ़ी चांसेस रहते थे, तो ठंडा काफ़ी रहता था। ये इन FRP में अभी शेप ही इनका इस प्रकार बना है कि बर्फ टिकती नहीं है और गर्म करने में कम समय लगता है। ये FRP का ये इस्तेमाल किया रहा है।
दिल्ली में जनवरी में बारिश ने पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरी जानिब पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बायस मैदानी इलाकों में सर्दी की ठिठुरन में बेइंतहा इजाफा हो गया है। कल शाम से ही दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, जिससे आम लोगों और खासकर रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। महकमा मौसमियात ने भी अगले 2 दिनों तक एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंद में बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से धुंध और बारिश के कारण मौसम में गिरावट आई है। लोग परेशान हैं क्योंकि यहां पर जो बारिश के कारण जो ठंड बढ़ी है, ठंड में ठिठुरन हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज अभी की मैं बात करूं तो मौसम जरूर थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन सुबह के वक्त बारिश थी और बारिश के कारण जो ठंड के कारण जो तापमान था उसमें काफी गिरावट रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहेगा और बारिश के कारण जो ठंड है वो बढ़ सकती है। और जिस तरीके से ठंड और ठिठुरन के कारण यहाँ पर जो फ्लाइट्स और जो ट्रेन है वो भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेन जो है वो देरी से चल रही हैं, जिससे कुल मिला के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश पर उनको खिराज पेश किया और उन्हें खूबसूरत अंदाज में याद किया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी कली 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 वो अंदली व चही, गली 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 वो आम खलक गा रही। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।